शुभ दोपहर सभी को। धन्यवाद एलेक्स और जेएनएस टीम, मुझे आज आप सभी को संबोधित करने का सम्मान देने के लिए। इन दिनों इजराइल के समर्थन की वकालत पर चर्चा हो रही है। यहूदी विरोध का मुकाबला करने पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। दिल और दिमाग जीतने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। संदेश, कथानक और जनसंपर्क को लेकर अंतहीन चर्चाएं हो रही हैं। लोग बार बार कहते हैं कि इजराइल को जनसंपर्क की समस्या है। मैं इससे असहमत हूँ। यहूदी राज्य को जनसंपर्क की समस्या नहीं है। बनेई इस्राएल, इजराइल के बच्चों की प्राचीन और शक्तिशाली जनजाति, जिन्होंने हमारे सभी दुश्मनों से बचकर एक के बाद एक नरसंहार के प्रयासों के बावजूद हमेशा तरक्की की है। हमारी जनसंपर्क में कोई समस्या नहीं है। असल में हमारी कहानी इतनी शक्तिशाली है कि दूसरों ने भी इसे अपनाया है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हम एक स्वदेशी लोग हैं जिनके जैतून के बाग यरूशलेम के चारों ओर की पहाड़ियों में हैं। हमें हमारी जमीन से निकाल दिया गया, कब्जे, उपनिवेशीकरण और नरसंहार का शिकार बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने हमारे राज्य को मान्यता दी, फिर भी दुनिया हमें इससे वंचित रखती है। ये किसकी कहानी है? क्या यह फिलिस्तीनी कहानी है या हमारी? लेकिन रुको, मैं तो एक फिलिस्तीनी हूँ। मेरे पूर्वज खुद को फिलिस्तीनी मानते थे। फिलिस्तीनी शब्द यहूदियों के लिए अपमानजनक था, जैसा एंड शब्द है, जो उपनिवेशीकरण और यहूदिया से निकाले जाने के बाद दिया गया। यहूदी यहूदिया से हैं। यह तथ्य कि खुद इस तथ्य को ही चुनौती दी जाती है और हम दुनिया को साबित करने के लिए पीआर अभियानों में लाखों डॉलर खर्च करते हैं। वास्तव में जो वे पहले से जानते हैं और जानबूझकर इनकार कर रहे हैं कि यहूदी यहूदिया से हैं, इसका मतलब है कि अब तक पूरी कहानी इतनी उलझ चुकी है, इतनी विकृत हो चुकी है। यह संघर्ष क्षेत्र इतना अस्पष्ट है कि मैं यहाँ एक विचार रखना चाहूंगी, एक बुनियादी आधार जिससे शायद हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। शायद हमारा काम पीआर की जंग जीतना नहीं है। यहूदी लोगों का काम दुनिया को यह मनवाना नहीं है कि वे हमें प्यार करें, जैसे हमारा काम असफल इस्लामी तानाशाहियों के समुद्र में एक और फिलिस्तीनी इस्लामी राज्य बनाना नहीं है। और हमें अपने अस्तित्व की अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। आधुनिक इजराइल राज्य इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि डेविड बेन गुरियन ने अनुमति मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, भले ही उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी गई थी और धमकी भी दी गई थी। सोचिए अगर उन्होंने मान लिया होता। सोचिए सोचिए अगर यहूदी लोगों ने अपना देश स्थापित करने के लिए अनुमति का इंतजार किया होता। और हमने इससे क्या सबक सीखा है? क्या हम अभी भी यहूदी घरों और अपने बच्चों के लिए यहूदी स्कूलों को यहूदिया में बनाने की अनुमति और स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं? यहूदी अस्तित्व कभी भी अनुमति, सफाई देने या रक्षात्मक जनसंपर्क अभियानों को जीतने पर निर्भर नहीं रहा है। और फिर भी दशकों से इस तथाकथित इजराइल समर्थक वकालत पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यहूदी विरोध के खिलाफ मुहिम और एंटी जायोनिज्म दोनों बढ़ रहे हैं, जैसा इतिहास में हमेशा उतार चढ़ाव रहा है। और इस बहुत ही खास नैरेटिव पर इतना सारा पैसा खर्च किए जाने के बावजूद हालात बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो हम अब भी इजराइल की छवि के लिए पीआर की लड़ाई में पैसे क्यों लगा रहे हैं? इस उम्मीद में कि इससे यहूदियों की सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि हमने दो बहुत अलग चीजों को आपस में मिला दिया है। इजराइल के लिए समर्थन करने और यहूदियों को सशक्त बनाने में फर्क है। और यही फर्क राजनीति और नागरिक अधिकारों के बीच है। यहूदी संप्रभुता कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक नागरिक अधिकारों का मुद्दा है। यहूदियों को खुद पर शासन करने और यहूदिया में रहने का नागरिक अधिकार है। यहूदिया में कोई यहूदी मुक्त क्षेत्र नहीं हो सकते।
मंदिर पर्वत पर किसी यहूदी व्यक्ति के प्रार्थना करने का अधिकार कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसे बातचीत के जरिए तय किया जाए। यह यहूदी राज्य में नागरिक अधिकारों का एक बुनियादी मुद्दा है। अगर मंदिर पर्वत, जो इजरायली नियंत्रण में सबसे पवित्र स्थान है, वही एक जगह है सभ्य दुनिया में जहां किसी यहूदी के लिए प्रार्थना करना अवैध है, तो हमने यहाँ क्या हासिल किया है? अमेरिकी कॉलेज परिसरों में जो हो रहा है, वो इजराइल से जुड़ा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह नागरिक अधिकारों का मामला है, जो हमारे लोकतंत्र के मूल से जुड़ा है। यहूदी छात्रों को परिसर में लक्षित भेदभाव से मुक्त वातावरण में रहने का नागरिक अधिकार है, चाहे हजारों मील दूर कुछ भी हो रहा हो। यहूदी और इजरायली व्यवसाय मालिकों का कानूनी अधिकार है कि व्यवसाय में उनके धर्म, शक्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न हो। आप खिड़की पर ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकते जिसमें लिखा हो कि समलैंगिकों या अश्वेतों की अनुमति नहीं है। आप ऐसा व्यवसाय नहीं चला सकते जिसमें लिखा हो कि इजरायलियों या यहूदियों की अनुमति नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस कानूनी मिसाल को किसने स्थापित किया? यहूदी वकील, जो अन्य अल्पसंख्यकों के लिए तर्क कर रहे थे। और जितना अधिक हम यहूदी विरोधी भेदभाव का जवाब इजराइल के समर्थन में देते हैं, उतना ही हम उन्हें हमारे खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने का एक कानूनी आधार दे देते हैं। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हमारे नागरिक अधिकार और कानून के तहत समानता की हमारी मांग इस बात पर निर्भर करती है या इससे जुड़ी है कि हम एक विदेशी देश के बारे में राजनीतिक बहस जीतते हैं या नहीं। नागरिक अधिकार आंदोलनों का काम करने का तरीका ऐसा नहीं होता। नागरिक अधिकार आंदोलन विदेशी सरकारों का बचाव करने के लिए पीआर अभियान नहीं चलाते। चीनी अमेरिकियों के अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करते कि चीन कोविड को कैसे संभालता है। अफ्रीकी अमेरिकियों के अधिकार सूडान सरकार की कार्रवाइयों पर निर्भर नहीं करते। और यह तथ्य कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने पश्चिम को भीतर से नष्ट करने के लिए अपनी गुप्त जिहादी मुहिम को छिपे कर पेश किया है, उसे इजराइल विरोधी अभियान और फिलिस्तीन समर्थक वकालत की चाल के रूप में पेश किया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें उस नैरेटिव में फंसना पड़ेगा। इजराइल के लिए वकालत करने और यहूदियों को सशक्त बनाने में फर्क है, एक अंतर है। तो यहूदी सशक्तिकरण कैसा दिखता है? यह टेक्सन्स फॉर इजराइल द्वारा दायर हालिया मुकदमे जैसा है, जिसकी अगुवाई प्रोफेसर यूजीन कॉन्टारोविच की कानूनी टीम ने की, जो आज यहाँ मौजूद है। लॉफेयर प्रोजेक्ट द्वारा बाइडेन प्रशासन के खिलाफ समर्थित, जो यहूदी बसने वालों पर लगाए गए नस्लवादी भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को चुनौती देता है, और निश्चित रूप से यहूदी संगठन रेगाविम, जिसका परिणाम पिछले हफ्ते ही एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में निकला। संयुक्त राज्य सरकार के साथ हुए उस समझौते में इस प्रकार लिखा है, उद्धरण, संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी ऐसी नीति को पूरी तरह से खारिज करता है जो इजराइल की संप्रभुता का उल्लंघन करे या वेस्ट बैंक में निजी संगठनों और इजरायली नागरिकों को निशाना बनाए। तो अब मुझे निष्कर्ष निकालना होगा। भले ही मेरे पास यहूदी सशक्तिकरण के और भी उदाहरण हैं, लेकिन सबक बहुत ही सरल है। हमें इजराइल पर कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। हमें और मजबूत यहूदी चाहिए, सशक्त यहूदी चाहिए, ऐसे यहूदी चाहिए जो कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में खुलकर बोलने से न डरे। ऐसे यहूदी चाहिए जो अदालत में या अन्यथा यहूदी विरोधी घृणा के लिए परिणाम थोपने से न डरे, क्योंकि जब यहूदी लोग अनुमति मांगना बंद कर देंगे और अपने अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो भविष्य हमारा होगा। धन्यवाद।